नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष या काल सर्प योग, अक्सर इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। काल सर्प क्या लाल किताब में मानी जाती है? इस तरह का कोई योग लाल किताब में है या नहीं है? आज मैं इन सारी बातों पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, काल सर्प योग और दोष, जब भी कोई ग्रहों की युति, कोई ग्रहों का कॉम्बिनेशन, कोई ग्रहों की पोजिशनिंग इस प्रकार से हो जो कि हमारे लिए अपना प्रभाव इस तरह से दिखाए कि हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएं, तो हम उस योग या उस ग्रहों की पोजीशन को एक नाम दे देते हैं। काल सर्प योग जिस भी इंसान की जिंदगी में होता है, उन लोगों की कोई भी चीज बैलेंस नहीं रहती, क्योंकि काल सर्प में अक्सर जो ग्रह हैं वो राहु और केतु को अपने पूरे गुण और तत्वों का लीडर बना देते हैं, उनके इफेक्ट्स का लीडर बना देते हैं। उस कारण से होता क्या है कि राहु की गति और केतु का भ्रम दोनों ही इंसान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं। अब जब मन और आत्मा पर ग्रहण लग जाए और वही प्लेनेट आपको रूल करें, तो सोचिए कि जीवन के स्थिरता का क्या होगा। तो काल सर्प योग में या दोष में यही बात सबसे ज्यादा एक्टिव होती है कि जिनके भी काल सर्प एक्टिव होता है, एक्चुअल में उनके राहु केतु एक्टिव होते हैं, और वो लोग अपने आप को, अपने गुणों को, अपनी क्षमताओं को ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाते। हर चीज अनबैलेंस होती है। या तो ऐसे लोग बहुत तीव्र हो जाते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं, या बहुत स्लो हो जाते हैं, और अधिकता चाहे पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में, वो हमेशा इंसान को नुकसान देती है। तो दोस्तों, काल सर्प वाले लोगों के साथ यही होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं। उनके साथ लाइफ में यही चीज़ें होती रहती हैं कि जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से वो नीचे भी गिरते हैं। जितनी तेज़ी से वो काम की शुरुआत करते हैं उतनी ही तेज़ी से उनका काम ख़त्म भी हो जाता है। जितनी तेज़ी से, स्पीड से वो किसी को अपने करीब लाते हैं, उतनी ही तेज़ी और स्पीड से वो इंसान उनसे दूर भी चला जाता है। दोस्तों, कलयुग के देवता या कलयुग के प्रभावी ग्रह जो हैं वो राहु, केतु और शनि ही हैं। और राहु केतु काल सर्प में अक्सर पावरफुल पोजीशन से अपने एक्टिविटीज को करते हैं और बाकी ग्रहों को करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन वो अपने शत्रु ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, इन ग्रहों को कहीं ना कहीं इनके गुण तत्वों पर अंकुश लगा देते हैं या बाउंडेशन लगा देते हैं, जिस कारण से सूर्य का जो मान सम्मान मिलना होता है वो ग्रहणित हो जाता है। ऐसे लोग मान सम्मान के करीब जाते जाते उनके हाथ से चीजें फिसल जाती हैं। ऐसे ही बृहस्पति का धैर्य, इज्जत और बरकत, इन चीजों में राहु केतु के प्रभाव के कारण कमी आ जाती है और ऐसे लोग पेशेंस नहीं रख पाते, हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, हर चीज में उन्हें जल्दी चाहिए होता है। और चंद्रमा यानी इमोशंस या तो बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास नगद पैसा टिक नहीं पाता, चंद्रमा वाली सेविंग वो उनके पास नहीं रह पाती, घर के अंदर, मन के अंदर उनके अंदर शांति नहीं रह पाती। तो ये सब काल सर्प का प्रभाव होता है। अब बात आती है कि काल सर्प क्या लाल किताब में है या नहीं। दोस्तों, काल सर्प तो एक नाम है, ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों की एक स्थिति को काल सर्प कहा जाता है। जब राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प कहा जाता है। मगर लाल किताब में इसको सोए हुए घर या सोए हुए ग्रह कहलाते हैं। यानी जब भी एक तरफ सारे ग्रह हो जाएंगे तो एक तरफ के घर, ज्यादातर घर खाली रहेंगे, और ऐसे में लाल किताब ये कहती है कि वो जो खाली घर हैं वो सोए हुए घर कहलाएंगे, और जो ग्रह हैं उन पर कोई ग्रहों की दृष्टि नहीं पहुंच रही तो वो सोए हुए ग्रह कहलाएंगे। अब सोए हुए घर और सोए हुए ग्रह की यही कहानी होती है कि वो ग्रह और वो घर जो अपनी क्षमता रखते हैं, जो अपनी पोटेंशियल से वो आपको इफेक्ट दे सकते हैं, वो पूर्ण रूप से वो नहीं दे पाते।
क्योंकि वो ग्रह वजूद में हैं, वो घर के सामने कोई ग्रह बैठे हैं, इसलिए ऐसे में वो घर या वो ग्रह अपना कुछ काम तो करेंगे, लेकिन वो केवल एक हाजिरी के रूप में होंगे। जैसे कोई जगा हुआ व्यक्ति कर्म कर सकता है, उसको आप कुछ कर्म करने के लिए कह सकते हो, या वो अपने समय के अनुसार सिचुएशन को देखते हुए अपना एक्शन रिएक्शन दे सकता है। लेकिन एक सोया हुआ या एक कोमा में पड़ा हुआ इंसान जिंदा तो है, लेकिन उसके जो होने और ना होने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो एक जैसा एक समान होता है। तो इसी तरह से सोए हुए घर और सोए हुए ग्रह होते हैं, जिसे आप एक नाम दे दें तो वो काल सर्प कहलाता है। दोस्तों, जब इस तरह की स्थितियां हो, काल सर्प बन रहा हो, आपकी कुंडली में ग्रह सोए हुए, तो उनको जगाने के लिए आप उनके सामने वाले घरों में जो भी कारक ग्रह हैं, उस घर के कारक ग्रह हैं, उनको उपायों के जरिए जागृत करते हैं, तो आपका काल सर्प नेगेटिव सेंस में अपना काम नहीं कर पाता। ग्रह जागे हुए होते हैं और जागे हुए ग्रह कहीं ना कहीं शुभ असर जरूर देते हैं, आप उनका लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काल सर्प के बारे में और लाल किताब में काल सर्प के प्रभावों को क्या कैसे जाने, उसका कनेक्शन कैसे समझें, इसको समझ पाया हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।